हेलो, नमस्ते एंड वेलकम। आपका स्वागत है स्टडी IQ PCSRT चैनल में। आप है मेरे साथ सुप्रिया के साथ और आज हम कक्षा 10 में अपना चौथा चैप्टर जो कि है ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण के बारे में समझेंगे। हम ये समझेंगे कि वैश्वीकरण का हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था कब आप देखोगे वैश्वीकरण की तरफ चलने लगी। क्या हम पहले से ही आप देखोगे बहुत ही मतलब ग्लोबलाइज्ड एक कंट्री थे, या फिर हमने बाद में कुछ एक दशक में आप ऐसे कुछ कदम लिए जिससे हम वैश्वीकरण की तरफ चलने लगे। ठीक है, अब चूंकि मैं यहाँ पे एक नया चीज ट्राई कर रही हूँ, मैं पहले आपको थोड़ा सा चैप्टर दिखा देती हूँ NCERT से, ताकि आपको ये ना लगे कि हमारे MCQs में एक तो सारा चैप्टर कवर हुआ नहीं, और दूसरी चीज कि अगर वहां पे कोई ग्राफ मिलता है, कोई टेबल मिलती है, कोई चार्ट मिलता है तो वो आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, तो इन दोनों कारणों की वजह से हम एक बार NCERT को जरूर देखते हैं। नहीं तो क्या होगा कि MCQs में हम लोग टेबल्स, चार्ट्स, ये सारी चीजें जनरली इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, तो एक बार हम वहां से पहले देख लेते हैं। तो अब हम पहले क्या करेंगे, हम लोग अगर आप NCERT जैसे मैंने आपको बताया है, अगर आप वहां से डाउनलोड करते हो तो ऐसे आपका चैप्टर 4, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, ये खुलता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये लोग आपको बता रहे हैं कि कैसे अगर आप आज अपनी दुनिया में आसपास देखो तो आप देखोगे कि हर चीज के लिए आपके पास कितने सारे ऑप्शंस हैं। अगर आपको लैपटॉप खरीदना है तो आप सैमसंग का भी ले सकते हो, आप सोनी का ले सकते हो, डेल का ले सकते हो, एसर का ले सकते हो, लेनोवा का ले सकते हो, एप्पल का ले सकते हो। करेक्ट है। वैसे आप देखोगे कि आपको पेपर लेना है, पेन लेना है, घड़ी लेनी है, ट्यूबलाइट लेनी है, फोन लेना है, ठीक है, कुछ भी आपको AC लेना है, पंखा लेना है, आपको कोई छोटी से छोटी चीज भी लेनी हो या बड़ी से बड़ी चीज, आप ये देखोगे कि आप अपने आसपास बहुत सारी कंपनियां पाओगे जो यही सामान बेच रही हैं। आपको बिस्किट खाना है तो पार्ले जी भी है, आपके पास मोनाको भी है, हाइड एंड सीक भी है। ठीक है, तो सारे आपके पास बिस्किट्स भी अवेलेबल हैं। तो पॉइंट ये है कि आप अगर इन कंपनियों के बारे में पढ़ोगे तो आपको ये पता लगेगा कि सारी कंपनियां भारतीय कंपनियां नहीं है। ठीक है, अगर मैं आपसे एप्पल की बात करूं तो एप्पल के हेडक्वार्टर्स जो होते हैं, जहां पे आप देखोगे उसका मुख्य कार्यालय है, वो कहाँ पे है? वो आप देखोगे कहीं ना कहीं US में है। वैसे अगर आप टेस्ला की बात करो, आप गूगल की बात करो, ठीक है, फेसबुक की बात करो, इंस्टाग्राम यानी मेटा की बात करो, तो आप ये देखोगे कि ये सारी कंपनियां कहाँ पे है? ये बाहर लोकेटेड है। ठीक है, लेकिन भारत में भी इनका कंज्यूमर बेस है, मतलब हम इनके प्रोडक्ट्स को, इनके उत्पादन को, चाहे वो अब गुड्स बेच रहे हो चाहे वो सेवाएं बेच रहे हो, ठीक है, इनका हम लोग सेवन कर रहे हैं, लेकिन ये कंपनियां यहाँ पे नहीं है। ये जो देख पा रहे हो ना आप, यही वैश्वीकरण का एग्जाम्पल है। अगर वैश्वीकरण नहीं होता, अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं होता, तो आज भी आप सिर्फ एम्बेसडर और फियाट ही ड्राइव कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन आज जब आप मार्केट में गाड़ी खरीदने निकलते हो तो आपके पास भतेरे ऑप्शंस होते हैं। वो जो भतेरे ऑप्शंस है ना, वो आ ही इसलिए रहे हैं क्योंकि हम लोग एक वैश्वीकरण वाले जमाने में जी रहे हैं। ठीक है, हमारे पास जर्मनी से भी कार्स आती हैं, US से भी आती हैं, हमारे पास जापान से भी आती है, साउथ कोरिया से भी आती है, और हमारे पास इतने ऑप्शंस होते हैं कि हम जो चाहे वो कार ले सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो इसलिए आप ये देखोगे कि हमारा जो ये जो वैश्वीकरण है उसने क्या किया, एक तो जो हमारे लिए चॉइसेस थी कि भैया मैं क्या खरीद सकती हूँ, वो एक्सपैंड कर दी, वो बढ़ा दी। ठीक है, और दूसरा हमारे मार्केट्स को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। ठीक है, तो ये चीज है। फिर आप ये देखोगे कि यहाँ पे ये बात करते हैं किसके बारे में, ये बात कर रहे हैं बेसिकली आपकी मल्टीनेशनल कंपनीज के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये मल्टीनेशनल कंपनीज, जिसको हम लोग बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी बोलते हैं। ठीक है, ये मल्टीनेशनल कंपनीज की सबसे पहले तो आप मुझे बताओ डेफिनेशन क्या होगी। ये मल्टीनेशनल कंपनी, क्या आप गूगल को मल्टीनेशनल कंपनी बोलोगे? मल्टीनेशनल कंपनीज को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में MNC भी बोलते हैं। ठीक है, या फिर MNCs प्लूरल हो जाएगा और MNC सिंगुलर हो जाएगा। MNC का मतलब आप एक कॉर्पोरेशन के बारे में बात कर रहे हो, MNCs S लगा दोगे तो उसका मतलब है कि आप बहुत सारी ऐसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में बात कर रहे हो। तो क्या गूगल एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है? क्या टेस्ला एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है? क्या आपकी मेटा एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है या नहीं है? क्या एप्पल एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है या नहीं है? तो आप कैसे बताओगे कि कोई कंपनी बहुराष्ट्रीय है या नहीं? ठीक है, तो बेसिकली इसका एक सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि कोई भी कंपनी अगर उसके हेडक्वार्टर्स को छोड़ के उसके बहुत सारे अलग कार्यालय हैं, उसका जो वो सामान बना रही है या वो जो सेवा आपको दे रही है, उस सेवा या सामान का जो उत्पादन है वो बहुत सारी अलग अलग देशों में हो रहा है। ठीक है, मतलब अगर आप एप्पल का फोन देखोगे तो चिप US में बन रही है, वो जो आपका फोन होता है वो आप देखोगे उसके जो और कुछ पार्ट्स है वो चाइना में बन रहे हैं। अब आजकल असेंबली जो होगी, हो सकता है वो फ्यूचर में इंडिया में हो जाए। तो आप ये देखोगे यहाँ पे एक से ज्यादा देशों में उत्पादन भी हो सकता है, असेंबली भी हो सकती है, प्रोडक्शन भी हो सकता है। ठीक है, जिस वजह से हम इनको क्या बोलते हैं? बहुराष्ट्रीय कॉर्पोरेशंस। ठीक है,
समझ में आ गया। तो आप ये देखोगे कि पहले के जमाने में जब हम 19वीं 20वीं सदी की बात करेंगे तो वहां पे आप देखोगे अगर कोई कंपनी है, सपोज इंडिया में कोई कंपनी है, भारत में कोई कंपनी है, तो वो लार्जली आप देखोगे सारा काम भारत के अंदर ही करेगी, उत्पादन का, असेंबली का, फिर उसके बाद बेचने का। बेच तो हो सकता है कि वो बाहर भी दे, लेकिन सिर्फ बेचने से कोई, अगर अपना सामान आप बाहर बेच रहे हो, ठीक है, एक देश से ज्यादा देशों में बेच रहे हो, तो सिर्फ एक देश से ज्यादा देश में सामान बेचने से आप एमएनसी नहीं कहलाते, ठीक है। जब तक कि आप वो सामान जो है जो आप बना रहे हो वो उसका उत्पादन आप अलग अलग देशों में ना करो, ठीक है। तो अब आप ये देखोगे कि जो अभी मुझे बताओ कि कोई कंपनी जो अलग अलग जगहों पे उत्पादन कर पा रही है, तो आपको लग रहा है वो कोई छोटी मोटी कंपनी होगी? नहीं, वो बहुत ही बड़ी कंपनी होगी, जिसके पास संसाधन होंगे, जिसके पास पैसा होगा, जिसके पास तकनीक होगी कि वो अलग अलग देशों में अपना व्यापार फैला सके, ठीक है। समझ में आया? अब मुझे एक बात बताओ कि ऐसा क्यों है कि भाई एप्पल ने सोचा कि मैं यूएस छोड़ के जो अपना मैन्युफैक्चरिंग है फोन का, ठीक है, वो चाइना में करूंगा। भाई चाइना में ऐसा क्या था जो यूएस में नहीं था, या चाइना ऐसी क्या अपॉर्चुनिटी दे रहा था, ऐसा क्या लाभ दे रहा था जो यूएस नहीं दे रहा था? वो था आपके पास चीप लेबर, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे कि सस्ता जो श्रम होता है। भाई जहाँ पे यूएस में अगर आप देखोगे, हो सकता है कि अगर आप एक लेबर को हायर करो, चाहे वो कुशल हो चाहे वो अकुशल हो, उसकी जो कॉस्टिंग है वो चाइना से डबल आ रही है। तो इंसान क्या सोचेगा भाई, कंपनी क्या सोचेगी, उसका मालिक क्या सोचेगा कि मैं तो चाइना में अपना एक प्रोडक्शन यूनिट लगा देता हूँ ना, क्योंकि वहां पे अगर मुझे एक फैक्ट्री में सपोज करो आपको 1000 लोग चाहिए काम करने के लिए, तो इसका कॉस्टिंग अगर चाइना में सिर्फ 2 लाख रुपए आएगा, तो हो सकता है यूएस में इसका 5 लाख रुपए आए, तो वो वहां बचा लेगा ना, उतनी बचत कर लेगा। हो सकता है कि वहां से आसपास आपको संसाधन भी जल्दी मिल जाए, और कोई रॉ मटेरियल हो गया, या और कोई आपको फिनिश प्रोडक्ट हो गया, जो आप इंटरमीडिएट गुड हो गया, ठीक है, बीच का जो आपको अपने उत्पादन में चाहिए ही चाहिए, तो वो चीजें भी हो सकता है आपको सस्ती मिल रही हो। कई बार क्या होता है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है, अपनी सरकारी नीतियां होती है, वो इस तरीके से होती है कि इन बड़ी बड़ी कंपनीज को फेवर करती हैं। भाई आपको कर में छूट दे दी, या आपको कुछ और फायदे दे दिए, आपको जो लैंड था वो थोड़ा सस्ते दामों में दे दिया, तो इससे क्या होता है कि जो कंपनीज होती हैं उनको फायदा हो जाता है। भाई अगर उन्होंने 4 रुपए कमाए और 3 रुपए, अगर 2 रुपए उनको सरकार को प्रॉफिट की तरह देने पड़ गए, तो ऑब्वियसली ना आप ये देखोगे कि उनकी जेब में तो सिर्फ 2 रुपए जा रहे हैं। वहीं अगर वो सपोज करो कोई ऐसे देश में चले जाए जहां पे उनको उस देश की सरकार जो है वो कर में छूट दे दे कि भैया आपने 4 रुपए कमाए हैं, आप हमें सिर्फ 1 रुपया ही दे दो, कोई बात नहीं, हम 1 रुपए की आपको छूट दे रहे हैं, तो फायदा हो जाएगा ना। तो ऐसी चीजों के लिए भी आप देखोगे एमएनसीज जो है वो एक से दूसरे देश में जाती है, ठीक है। मतलब प्रॉफिट कमाना तो ऑब्वियसली देखो, जब भी कोई प्राइवेट कंपनी होगी उसका मेन मोटो मैंने हमेशा आपको बताया कि लाभ कमाना होता है, प्रॉफिट कमाना होता है, ठीक है। तो जहां जैसे उनको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा वो वैसे ऑपरेट करेंगी, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब आप ये देखोगे कि यहाँ पे एक स्टोरी बता रखी है कि कैसे रिसर्च का काम जो होता है, ठीक है, कि भाई कौन सा नया प्रोडक्ट लाना है, कैसे लाना है, उसकी डिजाइनिंग कैसे होनी है, वो सारा यूएस में होता है, ठीक है। उसके बाद जो उनके पार्ट्स होते हैं ना, जैसे मैंने बताया, वो चाइना में प्रोड्यूस होते हैं। उसके बाद ये सामान जो है वो मैक्सिको और जो अपने ईस्ट क्या कहते हैं, पूरब जो यूरोपिया के जो देश हैं, ठीक है, जैसे आप ये बोल सकते हो लैटविया, लिथुआनिया, है ना, ये वाले जो देश हैं इस साइड वाले, वहां पे आप देखोगे कि इनकी असेंबली होती है, और उसके बाद आप देखोगे पूरे वर्ल्ड में यहाँ से सामान बेचा जाता है, ठीक है। और इन सबका आप देखोगे कि इंडिया में एक इंडस्ट्री जो काफी फेमस है वो कौन सी है आपकी, कॉल सेंटर, केपीओ बोल लो, बीपीओ इंडस्ट्री बोल लो, ठीक है। तो ये आप देखोगे, इनफैक्ट अगर आपने बिग बैंग थ्योरी देखा है तो वहां पे वो कॉन्स्टेंटली राज जो एक कैरेक्टर है उनका, उसका मेन उसको पता है ना, उसमें 4 कैरेक्टर्स होते हैं आपके, लेनर्ड हो गया, मतलब ऐसे करके 4 कैरेक्टर्स हैं। तो उसमें एक राज करके कैरेक्टर होता है जो इंडियन होता है, तो उसका बार बार वो लोग मजाक उड़ाते हैं कि आपके यहाँ तो आधी जनता कॉल सेंटर में काम करती है, ठीक है। क्योंकि अगर आप यूएस से भी सपोज आपने कोई प्रोडक्ट लिया और आपने कॉल सेंटर पे कॉल लगाया, तो मोस्टली ऐसा होता है कि कॉल सेंटर्स इंडिया में ही लोकेटेड होते हैं, ठीक है। तो आपको एक इंडियन वॉइस सुनने को मिलती है, ओके। तो आप ये देखोगे इनफैक्ट ये जो पूरी इंडस्ट्री है अपनी केपीओ बीपीओ इंडस्ट्री, ये बैंगलोर में एस्टैब्लिश होना शुरू हुई थी, क्योंकि वहां पे अच्छी इंटरनेट फैसिलिटीज और ये सब थी। और उसके बाद आप देखोगे बैंगलोर जो है वो आईटी हब बन गया, ठीक है। फिर अब आप देखोगे कि चूंकि आप अब एक से ज्यादा देशों में अपना उत्पादन कर रहे हो, तो हो क्या रहा है कि आपकी चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनती जा रही है, ठीक है। अगर आपने देखा होगा कि अभी कोरोना के टाइम पे चाइना में क्या हुआ कि चाइना में सबसे पहले कोरोना वायरस फैला था, वहां पे लॉकडाउन हुआ, लेकिन आप देखोगे पूरे विश्व में उसका इम्पैक्ट पड़ा। क्यों? क्योंकि चाइना में सारे बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं, एमएनसीज होती है, सबके प्रोडक्शन यूनिट्स थे, तो वहां से अब कुछ उत्पादन हो नहीं पा रहा, ना वहां से सामान आ रहा है ना सामान जा रहा है। इस वजह से क्या हुआ कि आप देखोगे दोनों तरीके से व्यापार जो था वो पूरी तरीके से रुक गया। तो ये होती है कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है।
फिर आप देखोगे यहाँ पे ये बता रहे हैं कि कैसे आज एक देश दूसरे देश से जुड़ा हुआ है, ठीक है, बराबर है। भाई आप ये देखो कि एमएनसीज जो है, मैंने आपको क्या बताया कि वो अलग अलग चीजें देख के अपनी फैक्ट्री और अपना उत्पादन डिसाइड करती है कि कौन से देश में करना है। कहीं हो सकता है संसाधन सही मिल रहा हो, कहीं हो सकता है कि लेबर आपकी चीप हो, कहीं हो सकता है कि आपका जो प्रोडक्ट जो आप बना रहे हो वहां से बिल्कुल पास में ही मार्केट हो, ठीक है। इसके तो और भी चीज सरकारी नीतियां हो, तो ऐसी चीजों को देखते हुए आप देखोगे एमएनसी डिसाइड करती है कि भैया उनको कहाँ पे अपनी फैक्ट्री डालनी है, कहाँ पे अपना ऑफिस डालना है, कहाँ पे अपना कार्यालय डालना है, ठीक है। अब आप देखोगे कि मुझे आपने हमेशा सुना होगा, अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट भी आई थी कि भाई भारत जो है वो मतलब उसको अच्छा खासा फॉरेन निवेश आया है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया है, ठीक है। तो आप इन्वेस्टमेंट किस चीज को कहोगे? तो देखो वैसे तो हम जब आगे जाएंगे थोड़ी सी हमारी कक्षा का जो नंबर होता है वो बढ़ेगा, तो आप ये देखोगे कि हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे कि आपका जो निवेश होता है वो दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक एफडीआई होता है और एक एफपीआई होता है। लेकिन अभी क्योंकि हम सिर्फ एनसीईआरटी कक्षा 10 का ही डिस्कशन कर रहे हैं तो यहीं पे लिमिट रखेंगे। तो आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से निवेश का मतलब क्या होता है कि जब कोई कंपनी, ठीक है, वो बेसिकली पैसे खर्च करती है या तो जमीन खरीदने के लिए या मशीन डालने के लिए या कोई और एसेट्स खरीदने के लिए या बिल्डिंग खड़ी करने के लिए, ठीक है, हमारे देश में आके, तो उसको हम निवेश बोलते हैं। और यही निवेश अगर कोई बाहरी कंपनी करती है, ठीक है, जो यहाँ की नहीं है, जो हमारे देश की नहीं है, जो बाहर से आई है और ये सारा पैसा खर्च कर रही है, उसको हम लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? अब कई बार आप देखोगे, आपने सुना होगा कि कोई बाहर से कंपनी आती है और हमारी जो लोकल कंपनीज होती है उनको टेक ओवर कर लेती है, ठीक है, मतलब उनको खरीद लेती है ना। और आजकल तो आपको पता है कि इंडिया भी ऐसा कर रहा है, ठीक है। इंडिया भी आप देखोगे कि यहाँ से जो कंपनीज होती है बड़ी बड़ी, वो बाहरी विदेशी मार्केट में जाके वहां की जो कंपनीज होती है, लोकल कंपनीज, उनको खरीद रही है। तो मुझे एक बात बताओ कि ऐसा क्यों कर रही है वो? भाई उनको लोकल कंपनीज क्यों खरीदनी है? देखो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर कोई बाहर की कंपनी अपना प्लांट आके यहाँ पे डालेगी, ठीक है, तो आपको लगता है कि उसको एक बार में यहाँ के लोकल लोगों का सब कुछ समझ में आ जाएगा कि भाई उनकी प्रेफरेंसेस क्या है, उनको क्या पसंद है, और मतलब कैसे वो लोग एक्सपैंड कर पाएंगे, कैसे वो लोग पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना पाएंगे। तो अगर वो यहाँ पे एक लोकल कंपनी को खरीद लेंगे तो वो उनको बना बनाया सारा नेटवर्क मिल जाएगा ना, तो फिर उनको आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज होती है कि जो अपनी जो छोटी छोटी कंपनियां हैं, ठीक है, आप भी देखोगे इनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो इतने लेवल पर, एमएनसी के लेवल पर एक्सपैंड कर पाए, नई नई तकनीक ला पाए। तो उनको भी फायदा हो जाता है कि भैया उनको नई नई तकनीकें मिल रही हैं, उनका एक्सपेंशन हो रहा है और वो अब एक देश से ज्यादा देशों में बेच पाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया? और हमेशा याद रखना कि जो बड़ी कंपनी होती है उसके लिए छोटी कंपनी को खरीदना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। तो यहाँ पे उन्होंने जो एग्जांपल दिया है वो दिया है आपके कारगिल फूड्स और पारक फूड्स का, ठीक है, कि कैसे आप देखोगे कारगिल फूड्स एक बड़ी कंपनी थी, एक एमएनसी थी जो यूएस से आई थी, और उसने इंडिया की एक छोटी कंपनी थी पारक फूड, उसको खरीद लिया, ठीक है। तो उससे वो बता रहे हैं कि पारक फूड्स को क्या फायदा हुआ और आपके कारगिल फूड्स को, ठीक है। फिर आप ये देखोगे कि अब ये बोल रहे हैं कि एमएनसी की डेफिनेशन क्या है, वो तो हमने ऑलरेडी देख ली है। पर उन्होंने ये चीज बोली है कि जो एमएनसीज होती है ना, ये बड़ी बड़ी, इनके पास बहुत ज्यादा शक्ति होती है, पावर होती है। कि आप ये सोचो, अब मार्केट में अगर मैं आपसे बोलूं तो बची कितनी कंपनियां हैं आपके फोन वाली, जो रिचार्ज वाली कंपनी है, तो आप बोलोगे ले दे के मैम वीआई है, वोडाफोन आइडिया है, एयरटेल और रिलायंस जियो है, करेक्ट है। और आप अब थोड़े टाइम बाद हो सकता है कि अडानी भी आ जाए। लेकिन आप ये सोचो कि ये तीन कंपनियां हैं, ठीक है, ये तीन कंपनियां ही मार्केट में प्राइस डिक्टेट कर रही हैं। अगर एयरटेल दाम बढ़ाएगा तो जियो और वोडाफोन आइडिया दाम बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, ठीक है। अगर किसी एक कंपनी आपको 100 रुपए में सिर्फ 2 GB नेट देगी तो बाकी कंपनी भी उसी प्राइस पे काम करना शुरू करेंगी। तो इन कंपनियों के पास बहुत ज्यादा ताकत है, शक्ति है, पावर है कि वो डिसाइड कर सकती है कि उनको कैसी क्वालिटी देनी है, कितने दामों में देनी है, उनको लेबर को कितना पैसा देना है। और इसीलिए आप देखोगे कि बीच में एक ट्रेंड चला था, हैशटैग बैन नाइक कर दो, नाइकी को बैन कर दो, हैशटैग एडिडास को बैन कर दो, क्योंकि ये सारी वो कंपनियां हैं। आप सोचो कि हम जूते कितने में खरीद के लेके आते हैं। आई थिंक इनका स्टार्टिंग ही शायद 4,000 से होता है ना, 4-5 हजार से जूते की स्टार्टिंग होती है। बताना जरा मुझे कि अगर आप नाइकी, एडिडास, रीबॉक, इन सब के अगर जूते लेते हो, मतलब एक एवरेज लुकिंग जूते अगर आप बोलोगे, तो इनका स्टार्टिंग रेंज क्या रहता है, ठीक है, कि और मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है। आप विश्वास नहीं मानोगे, इन लोगों के जूते, जीन्स, ये सारी जो चीजें होती है ना, लिवाइस वगैरह की, हम लेके आते हैं जीन्स 2,000 रुपए की। और ट्रस्ट मी, ये लोग बांग्लादेश और ऐसे जो छोटी छोटी जो आपके छोटे छोटे देश नहीं होते जहाँ पे इनको बहुत ज्यादा चीप लेबर मिलती है, ये उन लेबर को वहां के जो स्टैंडर्ड रेट्स होती है ना, उससे भी कम दाम आप देखोगे, कम पैसे पे करते हैं। और मतलब वो 2,000 रुपए की जो जीन्स है ना, इनमें कम से कम आप देखोगे 1,200 रुपए से इनका ज्यादा प्रॉफिट होता है।
ठीक है, 1500 रुपए भी कई बार प्रॉफिट होता है, हार्डली 1000 रुपया इनका पूरा ट्रांसपोर्टेशन, रॉ मटेरियल, सब लेबर वेबर सब मिला के खर्चा इतना ही है। तो इतना ही जो ह्यूमंगस प्रॉफिट कमाती है ना, उसको लेके आप देखोगे बीच में लोग काफी ज्यादा आक्रोश में आ गए थे कि कैसे आप अपने श्रमिकों के लिए बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रहे हो, उनको इतनी गंदी कंडीशंस दे रखी है, उनको छुट्टियां नहीं देते हो, उनको इतनी चीप लेबर आप करवा रहे हो और आगे कस्टमर से इतना चार्ज कर रहे हो। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर आप ये देखोगे कि नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका फॉरेन ट्रेड के ऊपर। ठीक है, कि भैया कैसे आपके मार्केट्स इंटीग्रेट हैं। तो देखो, आपको पता है कि पहले के टाइम में भी आपका एक सिल्क रूट करके हुआ करता था, जो चाइना से लेकर आप देखोगे इंडिया, और फिर वहां से होते हुए ईरान, आपका पर्शिया, और फिर आगे यूरोप तक भी जाता था। ठीक है, तो पहले के जमाने में क्या था कि बेसिकली ट्रेड रूट्स तो पहले भी एग्जिस्ट करते थे। ठीक है, आज हमारे यहाँ पे ट्रेड शिप से, एयरक्राफ्ट से, इन सब चीजों से हो रहा है। पहले पैदल पैदल आप देखोगे, घोड़ों, बैलगाड़ियां, इन सब पे होता था, बस टाइम ज्यादा लगता था, आज टाइम कम लगता है। ठीक है, तो आप ये देखोगे कि फॉरेन ट्रेड, ये जो विदेशी ट्रेड होता है, इसको करने से फायदा क्या है भाई, क्यों भारत को फॉरेन ट्रेड करना चाहिए। मैंने आपको पहले, सबसे पहली क्लास में एक चीज बताई थी कि कोई भी इंसान, ठीक है, सारी अपनी जितनी भी नीड्स हैं, सुख सुविधाएं जो उसको चाहिए, वो अकेला नहीं बना सकता। क्या आप अकेले खुद के बाल भी काट लोगे, जूते भी बना लोगे, कपड़े भी बना लोगे, पढ़ाई भी कर लोगे, सब कुछ कर लोगे क्या? नहीं ना। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे आदमी मतलब जैसे ह्यूमन स्पेशलाइज करते हैं अलग अलग चीजों में, वैसे आप देखोगे हर देश भी अलग अलग चीज में स्पेशलाइज करता है। ठीक है, एक देश के पास सारी चीजें नहीं हो सकती। भाई जापान के पास रॉ मटेरियल नहीं है, लेकिन उसके पास स्किल्ड लेबर है। ठीक है, चाइना के पास आप देखोगे रॉ मटेरियल भी है कुछ हद तक, उसके पास चीप लेबर भी है। ठीक है, यूएस के पास आप जाओगे तो पैसा और टेक्निक बहुत सारी है। तो इसलिए आप देखोगे कि हर देश क्या कर रहा है, अलग अलग चीज बना रहा है। तो जैसे आप फॉरेन ट्रेड करते हो तो क्या होता है, एक अपॉर्चुनिटी बनती है। ठीक है, अपॉर्चुनिटी किसके लिए बनती है कि भाई दो देश आपस में जो वो चीज में स्पेशलाइज करते हैं, उस चीज को आप देखोगे वो लोग मतलब एक दूसरे से ट्रेड कर सकते हैं। इसे एक तो सारा सामान उनको अकेले बनाने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज है कि भाई आपके देश में बैठा हुआ जो उत्पादक है, उसको पूरे वर्ल्ड एक मार्केट की तरह नजर आता है। कहाँ आपके पास सिर्फ अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने देश के 130 करोड़ लोगों को सामान बेच सको, और कहाँ आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप विश्व में 700 करोड़ लोगों को सामान बेच सको। समझ में आ रहा है? तो फर्क तो दिख रहा है ना आपको। तो आप बेसिकली प्रोडक्शन जो है उसको डोमेस्टिक मार्केट से ऊपर उठा सकते हो। ठीक है, आप है ना कंपटीशन कर सकते हो, प्रतिस्पर्धा कर सकते हो, और अपनी जैसी कंपनियों से जो हो सकता है कि सेम सामान बेच रही है कभी किसी और वर्ल्ड में, वहां से हो सकता है कुछ नया सीख के आ सकते हो, कोई नई टेक्निक ले सकते हो। ठीक है, तो इस वजह से, और कंज्यूमर्स को उत्पादन, ये हम जो उपभोक्ता होते हैं उनको क्या फायदा होता है, हमें मिलती है चॉइस। भाई एप्पल लूँ, सैमसंग लूँ, सोनी लूँ, लेनोवो लूँ, Xiaomi लूँ, MI लूँ, क्या लूँ मैं। ठीक है, तो हमको मिलती है बहुत सारी चॉइस। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है चाइनीज टॉयज का, और एक्चुअली पता है एक आर्टिकल है चाइनीज टॉयज को लेके, सिर्फ चाइनीज टॉयज को नहीं, कि कैसे भारत में आप देखोगे कि जब तक हम आत्मनिर्भर भारत शुरू नहीं किए थे ना, उसके पहले तक आप देखोगे हमारे यहाँ पे जो हमारे खुद के वो भगवान जी की मूर्तियां नहीं आती है, मतलब ऐसा कहा जा रहा था कि इंडियन आर्टिस्ट से ज्यादा तो चाइनीज आर्टिस्ट ने आप देखोगे भगवान की जो मूर्तियां होती है इंडिया में, वो बनाने में आप देखोगे स्पेशलाइजेशन कर लिया। मतलब हमारे खुद के देश के जो भगवान जी थे वो भी बाहर से इंपोर्ट होके आने लग गए थे। ठीक है, तो ये अगर हम चाइनीज टॉयज की स्टोरी देखें तो आपको पता है ना, आजकल सरकार ने वैसे भी जो इंडियन मेड टॉयज होते हैं, ठीक है, एक तो उनको जीआई टैग देने शुरू करे हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है, एक तो जीआई को हम लोग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो आपको पता है कि कोई भी ऐसी वस्तु जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही आपको मिलती है, जो वहाँ के लोकल आर्टिसंस बनाते हैं या फिर मतलब उगता है वहाँ पे, तो उसको हम जीआई टैग का दर्जा दे देते हैं। ठीक है, तो आप मुझे बताना कि हमारे यहाँ पे कौन से टॉयज हैं जिनको जीआई टैग का दर्जा मिला हुआ है। ठीक है, और इस जीआई टैग के दर्जे से क्या फायदा होता है, तो आप ही देखोगे कि हमारे यहाँ पे सरकार ने ये जो लोकल टॉयज होते हैं ना, इनको बढ़ावा देने के लिए, चाइनीज टॉयज जो आप देखोगे इतना ज्यादा मार्केट में घुस गए थे, इनको कम करने के लिए सरकार ने ये जीआई टैग का स्टेटस देना शुरू किया था। ठीक है, तो ये जो चाइनीज टॉयज थे आप देखोगे एक तो बहुत सस्ते में आते थे। ठीक है, आप देखोगे हर शॉप पे, जैसे आप फटाखों की बात करते हो, क्रैकर्स की बात करते हो, तो आपको सिर्फ चाइनीज क्रैकर्स ही मिलते हैं हर जगह। ठीक है, तो ये वाली चीज है। तो चाइनीज टॉयज जो थे आप देखोगे बहुत इतने पॉपुलर हो जाते हैं कई बार कि हमारा जो पूरा मार्केट था, लोकल मार्केट, उसमें आप देखोगे कि सिर्फ आपको चाइनीज टॉयज ही दिख रहे थे, क्योंकि इंडियन टॉयज महंगे थे, वो कम्पीट नहीं कर पा रहे थे, तो लोग भी आप देखोगे चाइनीज टॉयज ही खरीद रहे थे। ठीक है, अब वही है, ऐसा होगा तो क्या होगा, थोड़े दिनों बाद इंडियन कंपनीज बंद करके अपना चलती बनेंगे। ऑब्वियसली जब उनका मार्केट में माल ही नहीं बेचेगा और जो उपभोक्ता होंगे वो भी सिर्फ सस्ती सस्ती चीजों की तरफ जाएंगे, तो क्या होगा कि कंपनी को मार्केट में अपना बेसिकली सब कुछ वापस लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर आप देखोगे कि अपना ये जो मार्केट है,
अब जैसे हम बोलते हैं ना कि अपना जो विदेशी ट्रेड हो रहा है, ठीक है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में, इस वजह से क्या होता है कि देश आपस में लिंक हो जाते हैं। भाई चाइना में कोरोना वायरस आया तो बाकी देशों को भी लॉकडाउन लगाना पड़ा। क्यों? क्योंकि लोग हर जगह से, आप देखोगे इधर से चाइना से ट्रैवल करके दूसरे देशों में जा रहे थे, बिजनेस के पर्पज से, टूरिज्म के पर्पज से, पढ़ाई करने के पर्पज से, ठीक है। हो सकता है कि कोई वहां पे था वो वापस आ रहा है, तो कोई भी कारण हो सकते हैं। वैसे ही चाइना से आप देखोगे जो सामान है वो भी आप देखोगे एक देश से दूसरे देश में ट्रैवल करता है। तो ऐसे आप देखोगे मार्केट्स आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो ये है कि भैया ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण क्या होता है, ठीक है। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? तो आप ये देखोगे कि जो अपना ठीक है, देखो आप है ना, अगर एमएनसीज की फंक्शनिंग समझ गए तो आपके लिए ग्लोबलाइजेशन समझना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं रहेगा, ठीक है। आपने समझ लिया कि भाई एमएनसी क्या होती है, आपने देखा कि फॉरेन ट्रेड कैसे होती है, आपने देखा कि एक देश एक दूसरे देश से कैसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। आपने ये देखा कि आज मेरे देश में हर चीज के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो अगर आपको ऐसी सारी चीजें देखने को मिल रही है ना, मतलब आप वैश्वीकरण ऑलरेडी कर चुके हो। तो वैश्वीकरण एक प्रतिक्रिया होती है, एक प्रोसेस होती है, एक प्रक्रिया होती है जिसके अंदर एक देश दूसरे देश से जुड़ता है। एक देश का सामान, एक देश के लोग, एक देश की तकनीक, एक देश की सेवाएं दूसरे देशों तक पहुंचती हैं, ठीक है। वहां की सेवाएं, तकनीक, पैसा, कैपिटल सब कुछ होता है, वो भी आप देखोगे दूसरे देशों तक पहुंचता है। दो देश, उसके लोग, उसकी तकनीकें, उसकी सेवाएं, सब कुछ आप देखोगे पास में एक दूसरे के आ जाता है। तो उसको हम लोग आप देखोगे वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। मतलब ये जो आपने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे, बैरियर्स लगा रखे थे, ठीक है, जो आपने बाधाएं बना रखी थी, उनको आप कम करने की कोशिश करते हो। अब बाधाएं मतलब क्या होता है कि सपोज करो कि आपने ना, जैसे अगर आप इंडिया की बात करो, जब हम आजाद हुए थे, तो जब हम आजाद हुए थे ना, तो आप ही देखोगे हम ऐसे टाइम पे आजाद हुए जब पूरे विश्व में एक मतलब वर्ल्ड वॉर 2 तो खत्म हुआ, लेकिन एक कोल्ड वॉर, ठीक है, वो चालू हो गया था। उस कोल्ड वॉर में क्या प्रॉब्लम थी कि भैया पूरा जो विश्व था वो 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक जिसको यूएसए लीड कर रहा था और एक जिसको यूएसएसआर, मतलब आज का रशिया या पहले का यूएसएसआर, वो लीड कर रहा था, ठीक है। और भारत जब आजाद हुआ तो हमें पता था कि हमारा पहले से इतना शोषण हुआ है, तो हम किसी एक ब्लॉक के साथ नहीं जाना चाहते थे, ठीक है। तो आप ही देखोगे उस समय हमने क्या करा कि अपने जो दरवाजे थे, अपने देश के दरवाजे, वो बंद करके रखे। ना हमें कोई फॉरेन निवेश चाहिए था, ठीक है, ना ही हम कहीं बाहर जाके अपनी टांग अड़ाते थे, ठीक है। हमने बेसिकली डिसाइड किया कि हम अपने देश में ही प्रोडक्शन करेंगे, बाहर से जितना कम होगा उतना कम इंपोर्ट करेंगे, और यहाँ से इंपोर्ट मतलब आयात निर्यात हमने बिल्कुल करा ही नहीं। ये तो 1980 के आसपास आप देखोगे ये पूरा मामला शुरू होता है, और 1992 में जाके फिर फाइनली भारत एलपीजी रिफॉर्म्स की तरफ जाता है, ठीक है। तो इसलिए आप मुझे बताओ कि ये जो आप अपने आप को कैसे बचाए होगे? आपने कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ बाधाएं तो लगा रखी होगी ना, नहीं तो आयात निर्यात रुकेगा कैसे? वो ऐसे रुकेगा कि भैया आपने ये बोल दिया कि अगर आपके यहाँ कुछ इंपोर्ट होता है, ठीक है, अगर आपके यहाँ कुछ इंपोर्ट होता है तो आपने बोला कि बस आप इतना ही इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप इतने रुपए का इंपोर्ट कर सकते हो। तो या फिर आप जो है बेसिकली जब निर्यात करोगे तो आप है ना कि इन्हीं देशों में निर्यात कर सकते हो, मतलब आप समझ रहे हो। तो ये जो चीजें होती हैं इस पे क्या कर रहे हैं, आपने बाधाएं लगा दी, रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, आपने बोला कि यही अलाउड है, ये अलाउड नहीं है, ठीक है। तो ऐसी बाधाएं लगा के या फिर आप ये बोल सकते हो कि हम इस देश के साथ ट्रेड करेंगे, इस देश के साथ नहीं करेंगे, या हमारे लोग जाएंगे और यहीं से हमारे देश में लोग आएंगे। तो ऐसी बाधाएं लगा के आप क्या कर सकते थे, लोगों को रोक सकते थे, अपना फॉरेन ट्रेड को भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते थे। बट ये सारी क्या है, बाधाएं हैं जो आपके वैश्वीकरण को रोकती हैं, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पे हमने बाधाएं देखी, बट अब हम क्या देखेंगे कि भाई कौन से ऐसे कारक हैं जिससे आपका जो ग्लोबलाइजेशन है वो बढ़ता है। तो सबसे पहले आता है आपका टेक्नोलॉजी, तकनीक, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे आपकी तकनीक बढ़ती जाएगी, ठीक है, वैसे वैसे आप देखोगे आपका वैश्वीकरण भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आज आपके लिए पॉसिबल है कि आप यहाँ बैठे हो, ठीक है, लेकिन आप कहीं भी दूर दराज किसी भी देश में किसी भी कोने में बैठे हुए व्यक्ति को भी पढ़ा सकते हो। लेकिन क्या पहले ऐसा पॉसिबल था? नहीं। तो ग्लोबलाइजेशन ये भी है, क्यों? क्योंकि हम लोग इंटरनेट टेक्नोलॉजी को यूज करके हम लोग वैश्वीकरण की तरफ जा रहे हैं। हम लोग इतनी लंबी जो दूरी है वो सस्ते दामों में ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि कैसे आईटी जो है वो आप देखोगे पूरा ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड में चला गया, ठीक है।
फिर आता है आपका उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन, ठीक है। उदारीकरण किसका होगा भाई, मुझे एक बात बताओ कि पहले आपने क्या बोला कि हमारे यहाँ पे सिर्फ सरकारी कंपनियां आएंगी, ठीक है, हमारे यहाँ पे इसी सेक्टर में जो है, इसी सेक्टर में आप देखोगे कंपनी डाल सकते हो, आप इतना ही उत्पादन कर सकते हो, इससे ज्यादा उत्पादन नहीं कर सकते। पॉइंट ये है कि आप कोई भी डिसीजन, भले आप प्राइवेट सेक्टर कंपनी ही क्यों ना चला रहे हो, लेकिन आप कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते, सरकार आपके हर डिसीजन में हस्तक्षेप करेगी, ठीक है। सर आपको आप इतना ज्यादा टैक्स मांगेगी, आप बेसिकली कुछ भी अपने हिसाब से नहीं कर पा रहे हो, आपके प्रॉफिट्स भी रिस्ट्रिक्टेड है। तो जब आपने ये सारी कंडीशंस हटा दी तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिबरलाइजेशन, ठीक है, उदारीकरण। जहां पे आपने फॉरेन कंपनीज को इंडिया में आने के लिए अनुमति दे दी, आपने फॉरेन निवेश को आप देखोगे इंडिया में आने के लिए अनुमति दे दी, आयात निर्यात जो था वो आपने अच्छे से चालू कर दिया, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये हो जाएगा कि जब आप जो सरकारी बैरियर्स होते हैं जब आप इसको हटा दोगे तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका उदारीकरण, ठीक है। और आपको एक संगठन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण काम करती है इस आप देखोगे फॉरेन ट्रेड को प्रमोट करने का, वो है आपका WTO, ठीक है, विश्व व्यापारी संगठन है ये, बेसिकली WTO हो जाएगा। और इसका काम ही यही है कि इसको ज्यादा से ज्यादा वैश्वीकरण, लिबरलाइजेशन, इन सब चीजों को ये प्रमोट करती है। ये चाहती है कि जो देश है वो आपस में एक दूसरे से लिंक्ड हो। 160 से ज्यादा देश जो हैं वो इस संगठन का हिस्सा होते हैं। इसकी प्रॉपर मीटिंग होती है, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, जहाँ पे आप देखोगे हर देश आता है, डिसीजन लिए जाते हैं, उससे बहुत सारे डिबेट्स होते हैं। आप देखोगे विकसित देश और विकासशील के पथ पर देश, और जो आप देखोगे जो बहुत ही छोटे छोटे देश होते हैं उनमें भी फाइट होती है, क्योंकि हर देश ये चाहता है कि कोई भी ऐसा काम या कोई भी ऐसा रूल या कोई भी ऐसा एक नया आप देखोगे लॉ ना बन जाए जो उनके इंटरेस्ट के खिलाफ हो, ठीक है। अब यहाँ पे आता है कि भैया इस वैश्वीकरण का इम्पैक्ट क्या पड़ा इंडिया पे, अगर हम देखें हमारी अर्थव्यवस्था पे, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आ जाएगा कि हमारे यहाँ पे अगर आप देखोगे जो लोकल मतलब प्रोडक्शन है वो तो बड़ा ही है, लेकिन जो MNCs है इंडिया में आज आपको वो बहुत ज्यादा देखने को मिल जाएंगी, बहुत ज्यादा आपको फॉरेन निवेश देखने को मिल जाएगा। जो उपभोक्ता की चॉइसेस थी, ठीक है, वो बढ़ जाएंगी, क्योंकि आपके यहाँ MNCs थी, उन्होंने आपके फैक्ट्री डालना शुरू करी, तो हमारे यहाँ जो रोजगार के अवसर थे वो भी बहुत सारे बढ़ने शुरू हुए, ठीक है। और चूंकि आप देखोगे हर फैक्ट्री जो होती है, ये जो MNC अपना ऑफिस एस्टैब्लिश कर रही है, वो सारा सामान खुद तो प्रोड्यूस नहीं कर सकती, तो इसलिए रॉ मटेरियल्स के लिए उनको लोकल कंपनीज की सहायता चाहिए। तो इस चक्कर में जो अपनी लोकल कंपनीज है ना, उनका भी आप देखोगे थोड़ा सा ज्यादा बढ़ावा उनको भी मिला, ठीक है। फिर आप देखोगे सेकंड चीज क्या होती है कि बहुत सारी जो हमारी इंडियन कंपनीज, जैसे आज आप देखोगे अंबानी जी हैं, अडानी जी हैं, तो उनको क्या हुआ, प्रतिस्पर्धा से फायदा हुआ, ठीक है, क्योंकि जब प्रतिस्पर्धा आई तो उन्होंने अपनी इन हाउस रिसर्च पे फोकस करना शुरू करा, उन्होंने भी नई नई टेक्निक आप देखोगे लानी शुरू करी, अपने जो उत्पादन के तरीके थे उनको बदला, उनको इस तरीके से किया कि उनकी कॉस्टिंग कम हो जाए और उनके प्रॉफिट्स बढ़ जाए। उन्होंने भी जो विदेशी कंपनियां होती हैं उनके साथ कोलैबोरेशन करना शुरू करा, ठीक है। तो आज आप ये देखोगे कि हमारे यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, अडानी हो गया, टाटाज हो गया, ये बाहर जाके आप देखोगे दूसरे देशों में जाके फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं, वहां के लोगों को रोजगार दे रहे हैं, वहां पे जाके निवेश कर रहे हैं, ठीक है। वहां पे आप देखोगे इंडिया का नाम रोशन कर रहे हैं, ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट होता है आपका SEZ का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है। तो ये जोन्स क्या होते हैं, इनके बारे में वैसे आप डिटेल में आगे अपनी क्लासेस में पढ़ोगे, लेकिन आप ऐसे समझो कि सपोज करो कि आपके जो देश है वो बेसिकली एक जगह रिजर्व करता है, जहां पे वो बोलता है कि यहाँ पे अगर आप आके फैक्ट्री डालोगे, उत्पादन करोगे, ठीक है, तो उसमें सरकार आपको छूट देगी कि भैया अगर आप यहाँ से जो बनने वाला सामान है उसका आप निर्यात करते हो, एक्सपोर्ट करते हो, तो इससे क्या होता है, हमारे देश में विदेशी मुद्रा आती है, हमारा सामान बाहर जाता है, ठीक है। हमारे यहाँ पे अगर फैक्ट्री होगी, प्रोडक्शन होगा, तो हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो चूंकि आप इतने अच्छे काम कर रहे हो, तो सरकार ये बोलती है कि अगर आप मतलब हमने एरिया दिया है, इलाका दिया है, तो आप यहाँ आके अपनी फैक्ट्री डालो, ठीक है। यहाँ पे आपको हम लोग वर्ल्ड क्लास सड़कें, इलेक्ट्रिसिटी, फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्टेशन की, भंडारण की सारी चीजें देंगे, ठीक है। और आप यहाँ पे आके अपना फैक्ट्री का काम करो, यहीं से निर्यात करो, और अगर आप ऐसा करते हो तो हम आपको कर वगैरह में भी छूट देते हैं। हम आपको जो लॉज होते हैं, चाहे वो लेबर लॉज हो, कई बार इंडस्ट्री लॉ होते हैं, फैक्ट्री लॉ होते हैं, उसमें भी थोड़ा रिलैक्सेशन वगैरह मिल जाता है, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या होती है, ताकि ऐसी जगहों पे आपका जो विदेशी निवेश है ना, उसको बेसिकली आप बढ़ावा दे सको, ठीक है, उसको आप अट्रैक्ट कर सको। जो विदेशी कंपनियां हैं वो आप देखोगे ऐसी जगहों पे आके आपका इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं, ठीक है। अब है ना, ये डिबेट है,
ये एक्चुअली में डिबेट है जिसपे आप है ना 100 वर्ड्स का मुझे भी लिख के देंगे कि जो अपना ग्लोबलाइजेशन होता है, वैश्वीकरण जो होता है, उससे जो अपनी जो लोकल कंपनीज होती हैं क्या वो compete करने में सफल हो पाती हैं या फिर पेरिश, मतलब कंप्लीटली आप देखोगे मार्केट से चली जाती है, कंप्लीटली आप देखोगे पेरिश हो जाती है, उनका कोई नामो निशान नहीं रह जाता। तो यहाँ पे तो उन्होंने एक एग्जाम्पल से समझाया है कि कैसे एक बड़ी कंपनी जब आती है तो इतने ज्यादा संसाधन के साथ, इतने पैसे के साथ, नई टेक्निक के साथ आती है, ठीक है, पूरे मार्केट को कैप्चर कर लेती है, छोटी छोटी और कंपनियों को खरीद लेती है, जिससे जो एक छोटी कंपनी हो सकती है वो सरवाइव नहीं कर पाए। ठीक है, वैसे उन्होंने आप देखोगे एग्जाम्पल दिया है कि वैश्वीकरण की वजह से आज हमारे यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कैजुअल लेबर का, ठीक है, वो बढ़ता जा रहा है। क्योंकि एमएनसीज में क्या होता है, ये जो लोग काम कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था ना कि बांग्लादेश में मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जो टेक्सटाइल वर्कर्स हैं वो कितना, आप देखोगे कितना ज्यादा 12-12 घंटे काम करते हैं, लेकिन उनको इतनी कम लेबर में, मतलब इतनी कम आप देखोगे कॉस्टिंग में लिया जाता है। ठीक है, और बिल्कुल ही अनसर्टेन होता है, इनफॉर्मल वर्कफोर्स होती है। ठीक है, आप मतलब ऐसे कोई ये नहीं है कि आप एक दिन काम पे नहीं आए तो हो सकता है कि आपको अगले दिन निकाल दिया जाए, आपको पैसे भी ज्यादा नहीं दिए जाते हैं। तो मतलब यही चीज बता रही है कि क्या आपका जो वैश्वीकरण है वो सिर्फ मतलब ऐसा नहीं है कि हंकी डोरी है, सिर्फ उससे अच्छी अच्छी चीजें हो रही है, उससे हो सकता है कि बहुत सारे नुकसान भी हों। ठीक है, एंड फिर इसके बाद आता है कि क्योंकि हर चीज का नुकसान होता है तो हमें क्या चाहिए, एक फेयर ग्लोबलाइजेशन, एक ऐसा ग्लोबलाइजेशन जो सिर्फ आप देखोगे अमीरों के लिए और जो रिच लोग होते हैं या फिर जो पढ़े लिखे लोग होते हैं सिर्फ उन्हीं के लिए फायदेमंद ना हो, लेकिन जो गरीब और जो अकुशल लोग हैं उनको भी इससे फायदा मिले, जिनके पास पावर नहीं है, ताकत नहीं है, उनको भी इससे फायदा मिले। ऐसा नहीं हो कि गवर्नमेंट के जो सारे बेनिफिट्स हैं वो जो उनको समझ पा रहा है, जो पढ़ा लिखा है, जो आप देखोगे लॉयर्स और सीए में पैसा खर्च कर सकता है, उनको फायदा मिले, लेकिन हमारे गली नुक्कड़ के जो जोशी जी हैं, ठीक है, उनको ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ही नुकसान हो जाए और उनका व्यापार पूरा सब कुछ बंद हो जाए। ठीक है, तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के बारे में आई थिंक यहीं से क्लास 10 में ये पहला चैप्टर है जहां से आपको इन्होंने एक्चुअली इंट्रोड्यूस किया है, और इसके बारे में आपको और जानकारी आपके 11th क्लास में मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन अगर आपको यहाँ पे बेसिक चीजें समझ में आ गई तो आगे आपको और चीजें समझने में भी आसानी रहेगी। ये इसकी समरी है, लेकिन एज यूजुअल क्योंकि आप देखोगे इस क्लास में जनरली ऐसा है कि समरी बहुत छोटी है तो आपको चैप्टर्स एक बार ऊपर से देखने पड़ते हैं। ठीक है, तो हमने पूरा यहाँ पे चैप्टर देख लिया है, और अब आप देखोगे आपके एमसीक्यूज ना ऐसे होने वाले हैं, एकदम ऐसे, और हमने कुछ छोड़ा भी नहीं है। लेकिन आपको मैंने एक होमवर्क दिया है कि आप मुझे 100 वर्ड्स में, जो मैंने बताया ना कि ग्लोबलाइजेशन और लोकल कंपनीज क्या कंपीट कर पाएंगी या पेरिश हो पाती है, इसको रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ आप लिख सकते हो, क्योंकि इसके आपको इतने सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। कुछ कंपनीज जो फ्लरिश कर गई और कुछ कंपनीज आप देखोगे जिनका नामो निशान भी मिट गया इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से। ठीक है, तो उसके बारे में आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अब हम क्या करेंगे, अब हम एमसीक्यूज की तरफ बढ़ेंगे। तो आइए अब हम एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन जो है, लगभग इसमें भी 20-25 एमसीक्यूज रहेंगे, तो बिल्कुल हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग सारे एमसीक्यूज यहीं पे कवर करेंगे। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछ रहा है कि एमएनसीज जो अपनी ये बहुराष्ट्रीय कंपनीज होती हैं बेसिकली, इनके बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है वो राइट है। ठीक है, करेक्ट है, नॉट करेक्ट नहीं पूछा है, करेक्ट ही पूछा है। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि एक ऐसी कंपनी जिसके कस्टमर्स जो हैं, जिसके जो उपभोक्ता हैं वो बहुत सारे देशों में होते हैं। सही भी है, मतलब ऐसा होता ही है क्योंकि आप अलग अलग देशों में होंगे तो आपके उपभोक्ता जो होंगे वो बहुत सारे देशों में होंगे ही होंगे, तो आपको ये सही लग रहा है। ठीक है, दूसरा ये बोल रहा है कि एक ऐसी कंपनी जिसका जो उत्पादन है, ठीक है, या स्वामित्व है, उसका नियंत्रण वो बहुत सारे देशों में होता है। ये तो मैंने आपको बताया ही था कि ये तो एक्चुअल डेफिनेशन थी, तो ये भी सही है। तीसरा आप बोल रहे हो कि कंपनी जहाँ पे जो मेजॉरिटी ऑफ द वर्कफोर्स है, ठीक है, वो मतलब आपके यहाँ पे जो काम करते हैं, जो एम्प्लॉयज हैं जो लोग, वो आप देखोगे बहुत से अलग अलग देशों से आते हैं। तो ये भी आपको लगेगा कि सही है, क्योंकि आप अलग अलग देशों में अगर जाओगे तो आपको पता है कि अलग अलग देशों के लोग ही आपकी कंपनी में काम करेंगे। तो आप क्या करोगे, बढ़िया से इसका आंसर डी मार्क करके आओगे और ये हो जाएगा रॉन्ग। इसका आंसर है बी, और यही करते हैं आपके साथ ये एग्जामिनेशन। आपको हर स्टेटमेंट ऐसा लगता है कि ये राइट है, और ये बहुत ही उम्दा तरीके का क्वेश्चन है जो हमने इसमें डाला है, क्योंकि ये एक्चुअली आपको बताता है कि इसका आंसर डी नहीं होगा, इसका आंसर बी ही होगा। ठीक है, एक एमएनसी होने के लिए जो कंडीशन नेसेसरी है, ठीक है, कि कौन सा करेक्ट है, जो एक एमएनसी होती है वो यही है कि उसका उत्पादन, ठीक है, या उसका जो कंट्रोल है वो बहुत सारे देशों से हो रहा है। पर उसका मतलब ये नहीं है कि उसमें जो काम करने वाले लोग होंगे हो सकता है कि वो मल्टीपल नेशन से आए। आपको पता है इंस्टाग्राम, आपको पता है एक ऐसी कंपनी है जिसके जो अकाउंट्स है, जिसके जो यूजर्स हैं, आपको पता है कितने सारे बिलियन ऑफ यूजर्स हैं उसके, और वो अलग अलग देशों में फैले हुए हैं। लेकिन आई थिंक एक हार्डली 300 या 400 लोगों की टीम है जो इंस्टाग्राम को पूरा संभालती है, और ऐसा नहीं है कि वहां पे आपको हो सकता है कि सारे देशों के लोग मिल जाएं। ठीक है,
तो ये कोई एमएनसी का क्राइटेरिया नहीं हुआ। वैसे आप देखो कि जरूरी नहीं है कि उनके पास उपभोक्ता बहुत सारे मल्टीपल नेशन से हो सकता है कि उनका सामान का जो उत्पादन है वो अलग अलग देशों में हो, लेकिन वो बेच सिर्फ एक या दो देशों में ही रहे हो, है ना। तो इसलिए आप देखोगे इसका जो सिर्फ बी है वही आंसर रहेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। फिर आता है आपका सेकेंड क्वेश्चन, जो ये बोल रहा है कि पहला स्टेटमेंट के हिसाब से जो एमएनसीज होती हैं, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं, वो बेसिकली उन क्षेत्रों में अपने ऑफिसेज, कार्यालय, फैक्ट्रियां वहीं डालेंगी जहां पे उनको सस्ता दाम में लेबर और दूसरे संसाधन मिलते हैं। भाई बात तो सही है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि एमएनसीज जो होती है वो लाभ के लिए काम करती है, और लाभ कब मिलेगा, जब उनकी कॉस्टिंग कम होगी। अब कॉस्टिंग कहाँ लगती है, आपके पैसे कहाँ लगते हैं भैया, बिल्डिंग खड़ी करने में, संसाधन लाने में, आपके लेबर को पे करने में। तो अगर आपकी वो कॉस्टिंग कम हो जाएगी तो एमएनसीज वहीं पे जाके अपनी फैक्ट्री डालेगी। तभी तो आप देखोगे चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया, क्योंकि वहां पे ये सारे संसाधन और लेबर जो थे वो चीप मिलने लगे, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि एमएनसीज जो है वो चाहती है कि जो उनको उत्पादन की जो लागत है वो कम हो जाए, ताकि उनको अच्छे लाभ मिल सके। इसलिए आप देखोगे वो उन देशों में जाके अपने आप को एस्टैब्लिश करेगी, उत्पादन वही करेगी जहां पे उनको ये संसाधन और लेबर जो है वो चीप मिलेगी। बिल्कुल सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, पहला स्टेटमेंट भी सही है, और दूसरे पहले का तर्क भी है या कारण भी है। तो आंसर हो जाएगा इसका ए। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपसे बोल रहा है कि ये जो एमएनसीज है ये सिर्फ और सिर्फ सेल करती हैं ओनली। देखो ये स्टेटमेंट में हमेशा बोलती हूँ ना, ओनली हटा के देखो। अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन हो ना किसी स्टेटमेंट में कि वो ओनली की वजह से सही है या गलत है, या मतलब क्या करना चाहिए, तो आप क्या करना, उस स्टेटमेंट से ओनली हटा दो, फिर उस स्टेटमेंट को पढ़ो। वो क्या कह रहा है कि एमएनसी जो है वो सेल करती है अपने जो आप देखोगे तैयार उनका माल या सेवाएं होती है ग्लोबली। बिल्कुल सही है, आपको पता है कि भैया एमएनसी जो होती है अपना सामान ग्लोबली बेचती हैं। बट अब इसमें आपको लग रहा है कि ओनली के बिना ही अगर ये स्टेटमेंट सही है, तो ऑब्वियसली ओनली लगाने के बाद सही कैसे होगा। ओनली का मतलब तो क्या है, सिर्फ वो ये करती है, ये तो गलत है ना, वो उत्पादन भी तो करती है। भाई एमएनसीज ये थोड़ी है कि ग्लोबली मतलब पूरे विश्व में सिर्फ बेच ही रही है सामान, विश्व से अपना सामान उत्पादन भी तो करवा रही है अलग अलग देशों में जाके। तो ये स्टेटमेंट इसलिए रॉन्ग हो गया कि सिर्फ सेल ही नहीं करती, उत्पादन भी करती है। और दूसरा ये बोल रहा है ये प्रोड्यूस भी करती है। देखो अब ये स्टेटमेंट देखो और ये स्टेटमेंट देखो, दोनों ही स्टेटमेंट एक्चुअली सही होते अगर इसमें ओनली नहीं होता कि भाई वो सामान बेचती है और उत्पादन भी करती है ग्लोबली, तो ये सही था। लेकिन चूंकि यहाँ पे ओनली आ गया तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपसे बोल रहा है कि जब आप ये प्रोडक्शन सेंटर्स डालते हो, ठीक है, ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं, ये उत्पादन के केंद्र जब आप देखोगे किसी रीजन में डालती हैं, तो वो क्या फैक्टर्स, क्या कारक होते हैं जिनको वो कंसिडर करती है, जिनको वो विचार में लेती हैं कि भैया कि आपके बाजार से कितनी निकटता है, बराबर है। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया भी था कि भाई आप जो सामान बना रहे हो, अगर हो सकता है उसको बेचने के लिए आपको 1000 किलोमीटर जाना पड़े, तो हो सकता है कि आपको वहां पे चाहे चीप लेबर मिल रही हो, आपको संसाधन और सस्ते मिल रहे हो, लेकिन आप वहां पे एस्टैब्लिश ना करो क्योंकि आपको मार्केट नहीं है। वैसे ही आपका लो कॉस्ट लेबर, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, नाइकी, एडिडास, इनका एग्जाम्पल दिया था ना कि कैसे ये सारा तो टेक्सटाइल्स का काम होता है, मोस्टली बांग्लादेश जैसी कंट्रीज में जाके आप देखोगे ये अपना मैन्युफैक्चरिंग करवाती है। और फिर ये दोनों तो राइट हो गए। अब तीसरा स्टेटमेंट देखो, बड़ा विचित्र सा है, इसके बारे में मैंने आपको कुछ कहा नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हो नहीं सकता। पर हम स्टेटमेंट एक बार पढ़ते हैं। स्टेटमेंट ये कह रहा है कि आपका पश्चिमी देशों से कितनी निकटता है। क्यों भाई, मतलब पूर्वी देशों ने कुछ बिगाड़ा है आपका, या पश्चिमी देश ही क्यों? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब ये कोई रीजन नहीं होगा कि भैया एमएनसी जो है वो एक जगह पे जाके अपना फैक्ट्री डालेगी। मतलब इस हिसाब से तो उनको चाइना में डालनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि चाइना तो आप देखोगे एकदम ईस्टर्न साइड पे है, और जबकि पश्चिमी देश तो बहुत ही वेस्टर्न साइड पे रह गए। तो ऑब्वियसली थर्ड जो है वो स्टेटमेंट गलत है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली ए, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो बोल रहा है कि जो मनी होता है, ठीक है, आप किस चीज को इन्वेस्टमेंट या निवेश कहते हो? जो पैसा आपका एसेट्स खरीदने में, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो बिल्डिंग हो, मशीन हो, ठीक है, इन सब चीजों को खरीदने में जाता है, उसको निवेश कहते हैं। और जो निवेश आपकी भारी कंपनियां करती हैं उसको हम लोग फॉरेन निवेश कहते हैं। तो ये तो दोनों ही कथन सही है, क्योंकि मैंने आपको लिटरली यही स्टेटमेंट बोल के आपको समझाया भी था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, ओके। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो ये बोल रहा है कि एमएनसीज जो होती है किसी देश में इस होप में, इस उम्मीद में, इस आशा में आप देखोगे इन्वेस्ट करते हैं कि उनको लाभ होगा।
बिल्कुल सही है भाई। कोई यहाँ पे एनजीओ एमएनसीज जो है वो एनजीओज नहीं है, वो आप देखोगे कोई गैर सरकारी संगठन नहीं है जो सोशल कॉज करने निकले हैं, ठीक है। सोशल कॉज हो सकता है कि उनका साइड में एक मोटो जरूर हो, लेकिन उनका जो मेन मोटिव रहता है वो हमेशा प्रॉफिट कमाना रहता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो किसी देश में जाके अगर अपना उत्पादन एस्टैब्लिश कर रही है तो वो इसी वजह से कर रही है। वो एक देश में अगर निवेश कर रही है, कोई भारी कंपनी आके टेस्ला आके अगर इंडिया में निवेश करेगी तो इसीलिए ही करेगी क्योंकि उसको उम्मीद है कि यहाँ से मुझे लाभ मिलेगा, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। अब दूसरी चीज क्या है कि एमएनसीज जो होती हैं वो अपना प्रोडक्शन जो है कभी भी लोकल कंपनी के साथ मिलके एस्टैब्लिश नहीं करती। भाई बिल्कुल गलत है। आप मुझे एक बात बताओ, मारुति सुजुकी का नाम सुना आपने? तो सुजुकी तो एक जापानीज कंपनी है, मारुति एक इंडियन कंपनी है। तो बाहरी कंपनी ने जॉइंटली मिलके इंडियन कंपनी के साथ आप देखोगे उत्पादन एस्टैब्लिश किया। तो मैंने तो आपको रियल लाइफ एग्जांपल दे दिया कि सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो कौन सा स्टेटमेंट राइट है? ओनली वन, ठीक है। फिर आप देखो आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये बोल रहा है कि भाई कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से जो एमएनसीज होती हैं वो लोकल कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करती हैं, कि वो स्थानीय जो कंपनियां होती हैं उनके साथ सहयोग चाहती हैं, उनके साथ सहयोग करती हैं, ठीक है। क्या ऐसे कारण होते हैं? ये नहीं बोल रहा है कि लोकल कंपनीज एमएनसीज के साथ क्यों जुड़ना चाहती है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करो, ऐसे नहीं हवे में पढ़ना चालू कर दिया और कुछ भी हाँ ठीक है सब सही है, नहीं। लोकल कंपनीज एमएनसीज के साथ जुड़ना चाहती हैं या एमएनसीज लोकल कंपनीज के साथ जुड़ना चाहती हैं, तो कारण दोनों के अलग अलग होते हैं। भाई एमएनसी क्यों जुड़ेगी? क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी है, क्योंकि कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी देखने को मिलेगा। तो दोनों ही चीजें हैं। देखो एक्चुअली ये कारण है भाई आपके लोकल कंपनीज के कोलैबोरेट करने के एमएनसीज के साथ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में थोड़ा सा फ्रेमिंग में रॉन्ग है, लेकिन अभी के लिए आप ये देखो कि बस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस एमएनसीज एंड, ये क्वेश्चन को चेंज कर दो यहाँ पे कि एमएनसीज एंड लोकल कंपनीज कोलैबोरेट, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए, तब आप देखोगे इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि यही कारण है कि एमएनसीज और लोकल कंपनीज आपस में एक दूसरे का सहयोग करती हैं कि एक को तकनीकी ट्रांसफर वगैरह मिल जाएगा, उनको ज्यादा पूंजी निवेश मिल जाएगा, वो ज्यादा एक्सपेंशन कर पाएंगी, नए नए मार्केट्स में अपना सामान बेच पाएंगी, ठीक है। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो पहला आपका स्टेटमेंट है वो ये बोल रहा है कि भैया एमएनसीज का जो निवेश होता है, ठीक है, सबसे अच्छा या सबसे आम तरीके का जो उनका निवेश होता है वो ये होता है कि किसी भी देश में जाओ और वहां की जो लोकल कंपनी है उसको खरीद लो और अपना प्रोडक्शन, अपना उत्पादन जो है उसको एक्सपैंड कर लो, उसका विस्तार कर लो, ठीक है। ये तो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था सबसे ईजी तरीका होता है। भाई अगर कोई बाहर की कंपनी आई, ठीक है, सपोज करो कोका कोला आई और उसको सडनली आप देखोगे पूरी इंडिया को कैप्चर करना है, तो उसके लिए बेटर क्या रहेगा कि यहाँ की कोई अगर कोई लोकल ड्रिंक वाली कंपनी है ना उसको कैप्चर कर लो, क्योंकि उसका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क फिर कोका कोला यूज कर सकती है, ठीक है। अब ये पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल राइट है। दूसरा ये बोल रहा है कि जो एमएनसीज है वो एक्विजिशन करती हैं, वो ये जो छोटी छोटी कंपनियां हैं, लोकल कंपनियां जो खरीद रही हैं वो इसलिए करती है ताकि उनको मार्केट जो है वो स्थानीय बाजार जो है उसका अधिग्रहण करने में आसानी हो, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। तभी तो कर रहे हैं, मैंने बताया ना, मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, नहीं तो कैसे मिलेगा भाई। क्यों आप एक भारी कंपनी पे आके विश्वास करना शुरू करोगे? वो आपकी एक लोकल कंपनी को खरीदेगी, उसके संसाधनों को यूज करेगी, उसके डीलर्स को यूज करेगी, उसके डिस्ट्रीब्यूटर को यूज करेगी, उसके मार्केट को कैप्चर करेगी, तब आप देखोगे वो एक्चुअली अपने आप को नए मार्केट में एस्टैब्लिश कर पाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए, ठीक है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो ये बोल रहा है आपसे कि भाई कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे जो फॉरेन ट्रेड है, जिससे जो आप देखोगे विदेशी व्यापार जो है वो एक प्रोड्यूसर को, एक आप देखोगे उत्पादक को हेल्प करता है, ठीक है, कि फॉरेन ट्रेड अगर हुआ तो उससे उत्पादन को क्या फायदा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि इससे जो उत्पादक है वो अपने डोमेस्टिक मार्केट से ऊपर जा सकता है, तो ये तो राइट लग रहा है। फिर ये बोल रहा है कि जो उत्पादन है वो आप देखो उत्पादक जो है वो एफिशिएंटली ज्यादा अच्छे से कॉम्पीट कर पाएगा डोमेस्टिक मार्केट में, ठीक है। और तीसरा ये बोल रहा है कि ये प्रोड्यूसर को हेल्प करता है गुड एक्विजिशन पार्टनर के लिए ढूंढने में। अच्छा, ये स्टेटमेंट्स अगर आप देखोगे तो आपको भी दिख रहा है कि ये थोड़े से मतलब आसपास ही हैं और सारे कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि सही भी है, लेकिन इसको आप थोड़ा सा वापस पढ़ो, ठीक है। मतलब आप थोड़ा सा इसको सोचो और आप देखो कि क्या आपको लग रहा है कि तीनों ही स्टेटमेंट सही है। बताओ कि भाई अगर आप बोल रहे हो कि अपना फॉरेन व्यापार हो रहा है, विदेशी व्यापार हो रहा है, तो वो उत्पादक मतलब किस तरीके से उससे हेल्प हो रही है, कि आप मुझे एक बात बताओ कि इसका एक्विजिशन पार्टनर मिलेगा, ये इसका कोई मेन रीजन हो सकता है क्या? नहीं, ठीक है। या उसको डोमेस्टिक मार्केट में एफिशिएंटली बहुत अच्छे से कुशलता से उसको प्रतिस्पर्धा मिलेगी? नहीं, उसका रीजन है ये, सबसे मेन रीजन यही होता है कि अगर वो विदेशी व्यापार करेगा तो आज अपना सामान सिर्फ एक मार्केट से छोड़ के बड़े मार्केट में बेच पाएगा, 130 करोड़ लोगों की जगह 700 करोड़ लोगों को बेच पाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सिर्फ ए।
फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है कि भैया आपका जो विदेशी व्यापार है, जो आपका फॉरेन ट्रेड है, वो बायर को कैसे हेल्प करता है, एक खरीदार को आप देखोगे कैसे हेल्प करता है। सोचो, वो ये बोल रहा है कि उसको एक मल्टीपल ऑप्शंस देता है, ठीक है, वो उसको लो कॉस्ट ऑप्शंस देता है, वो कुशल आप देखोगे उत्पाद देता है। तो क्या तीनों ही सही नहीं है क्या, बताओ। आप अपने आप को सोचो, आप एक बायर हो ना, आप खुद सोचो कि अगर विदेशी व्यापार नहीं होता और मुझे लैपटॉप खरीदना होता तो मेरे पास क्या कम लिमिटेड ऑप्शंस नहीं रहते, बिल्कुल रहते। तो अगर विदेशी व्यापार हुआ तो क्या मुझे मल्टीपल ऑप्शंस मिले, क्या मुझे बहुत सारे विकल्प मिले, बिल्कुल मिले। तो स्टेटमेंट 1 राइट है। क्या मुझे लो कॉस्ट ऑप्शन नहीं मिले, बिल्कुल मिले। भाई पहले मेरे पास सिर्फ सैमसंग का हाई एंड नोट जो 40,000 50,000 का फोन आता था वो था, लेकिन आज जाओमी, MI, लेनोवो 5-5 10-10 हज़ार में स्मार्टफोन्स आ रहे हैं। तो क्या मुझे लो कॉस्ट ऑप्शन नहीं मिले, क्या मुझे कम लागत पे आप देखोगे अच्छा प्रोडक्ट नहीं मिला, बिल्कुल मिला। तो स्टेटमेंट बी भी राइट है। फिर आप देखोगे क्या मुझे एफिशिएंट प्रोडक्ट्स नहीं मिले, कुशल उत्पादक नहीं मिले। भाई लैपटॉप में मैं क्यों एप्पल में 1 लाख रुपए खर्च करूँ अगर मुझे 40,000 में वही चीज और कोई आप देखोगे एसर, लेनोवो, कोई भी हो सकता है दूसरी कंपनी जो है वो उतना ही कुशल उत्पाद दे रही हो मुझे, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, कि भाई सारे ही स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ये सारे ही स्टेटमेंट्स आप देखोगे बता रहे हैं कि बायर को कैसे फायदा होता है विदेशी व्यापार से, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बोल रहा है कि जो वैश्वीकरण हुआ है, अपना जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है, उसमें मतलब उसने किस रूप से जो अपना सीमा पार गतिविधि है, मतलब किन चीज़ों को हेल्प करा है सीमा पार गतिविधि में, ठीक है। एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अगर हमें जाना है तो कौन सी चीज़ों को आप देखोगे ग्लोबलाइजेशन ने, वैश्वीकरण ने हेल्प किया है ये बॉर्डर्स क्रॉस करने में, सीमा पार कराने में। तो ऑब्वियसली गुड्स को, कोक पहले यूएस में बिकता था, इंडिया में आने लग गया। सेवाओं को, इंडिया की जो आपकी आईटी सर्विसेज की, बीपीओ सर्विसेज की सेवाएं थी पहले भारत के अंदर थी, अब वो पूरे विश्व में है। टेक्नोलॉजी, तकनीक को, बिल्कुल सही है कि आपकी जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी होती है, पहले सिर्फ 2 ही देशों के पास थी, आज आप देखोगे बहुत सारे देशों के पास है। सॉवरेनिटी, संप्रभुता, इसका क्या लेना देना है आप देखोगे ग्लोबलाइजेशन से, इसका तो कोई लेना देना नहीं है सॉवरेनिटी का। उल्टा आप देखोगे कहीं पर आपको आर्टिकल देखने को मिलेगा कि कैसे ग्लोबलाइजेशन जो है वो एक नया सूडो सॉवरेनिटी का वर्ड प्रोड्यूस कर रही है। अगर किसी ने सुना है इसके बारे में तो सही है, लेकिन अभी हम इसको यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन सॉवरेनिटी का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3 यानी ऑप्शन आपका सी। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपसे बता रहा है, जो आपसे बात कर रहा है भारत के बारे में कि भाई 1900 ये वाला कौन सा है, 1991 हो गया ना, 1991। तो उससे पहले आप देखोगे इंडिया जो है बिल्कुल भी, स्टेटमेंट पढ़ो ध्यान से, इंडिया डिड नॉट अलाउ एनी इम्पोर्ट। ये सही है क्या भाई। 1960 के दशक में मैंने आपको बताया था हरित क्रांति हुई थी, हम लोगों ने बहुत सारे बीज लाए थे, कितने सारे बीज तो हमारे इम्पोर्टेड बीज थे, ठीक है। तो अगर इंपोर्ट होता ही नहीं तो कैसे हमारे हरित क्रांति आती। तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट तो पूरा ही गलत हो गया कि डिड नॉट अलाउ नहीं हो सकता। अगर यहाँ पे वो रिस्ट्रिक्ट लिखता कि भाई वो बाधा डालता था इंपोर्ट्स पे तो वो सही हो सकता था, लेकिन डिड नॉट अलाउ वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत हो गया। तो स्टेटमेंट 1 तो रॉन्ग है। स्टेटमेंट 2 बोलता है कि जो प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स होते हैं, ठीक है, जो आपके संरक्षणवादी वाले उपाय होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पूर्वी देश लेते हैं, वेस्टर्न जो आपके पश्चिमी देश होते हैं वो नहीं लेते। भाई ऐसा क्यों, मुझे बताओ। आपने कितनी बार अभी सुना होगा कि WTO में केस चलता रहता है, या इंडिया ने जापान पे केस कर दिया, या जापान ने इंडिया पे देश कर दिया, इंडिया ने यूएस पे केस कर दिया, यूएस ने इंडिया पे केस कर दिया। तो ये केस किस लिए होते हैं कि भैया यूएस ने क्या करा, बाधाएं डाल दी ताकि इंडिया के जो सोलर कंपनीज हैं वो यूएस में जाके आप देखोगे अपना सामान ना बेच पाए, क्योंकि वहां के जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो वहां के लोकल उत्पादन करने वाले जो व्यापारी हैं, उनको आप देखोगे नुकसान हो रहा है। तो संरक्षण किसका करते हो आप, संरक्षण करते हो अपने लोकल प्रोड्यूसर्स का, अपने देश के उत्पादन करने वाले लोगों का, क्योंकि वो हो सकता है कि इस प्रतिस्पर्धा में, MNCs की प्रतिस्पर्धा में हार जाएं। वो हो सकता है कि अच्छे से आप देखोगे उनके पास ना इतना पैसा है, ना तकनीक है, ना कोई संसाधन है कि वो MNC से झगड़ पाए, और इवेंचुअली क्या होगा कि MNCs उनको मार्केट से निकाल देती है। तो संरक्षण किसका करना पड़ता है आपको, अपने देश में जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं उनका। और ये दोनों ही तरीके की इकोनॉमीज करती हैं, आपकी वेस्टर्न इकोनॉमी भी करती है और आपकी ईस्टर्न इकोनॉमी भी करती है, क्योंकि अंत में सबको अपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को प्रोटेक्ट करना है। तो दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे बात कर रहा है कि भैया ट्रेड बैरियर्स, ठीक है, व्यापार का अवरोध किसे माना जाता है। तो मैंने आपको बताया ही था कि भाई अगर आप अपने देश में बोल रहे हो कि हम लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मैंने आपको क्या बोला यहाँ पे कि आप अपने लोकल मैन्युफैक्चरर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हो। सपोज करो कि कोका कोला है, वो अब इंडिया में आना चाहती है,
और आपकी जो सरकार है वो रसना का जो मैन्युफैक्चरर है उसको प्रोटेक्ट करना चाहती है। तो वो कैसे करेगी कि भाई जो कोको कोला आ रहा है अगर वो 10 रुपए का है तो सरकार बोलेगी कि इस पे आपको हम लोग 4 रुपए की आयात ड्यूटी लगा देंगे, आयात कर लगा देंगे, इंपोर्ट ड्यूटी लगा देंगे, ताकि जो कोक है वो 14 रुपए की हो जाएगी और रसना अभी भी 10 रुपए का है, तो वो महंगा हो जाएगा। तो ऑब्वियसली लोग अभी भी क्या करेंगे, रसना पियेंगे। तो आपने टैक्सेस पे इंपोर्ट बढ़ा दिया। तो ये एक तरीका हो सकता है आपके व्यापार का अवरोध का। फिर दूसरा, कई बार क्या होता है, आप है ना लिमिटेशन लगा देते हो, आप कोटा लगा देते हो। कोटा का मतलब कि भैया कोका कोला जो है वो सिर्फ 10 कार्टून या 10 बॉटल ही इंडिया में मतलब बेच सकता है, इससे ज्यादा नहीं बेच सकता। मतलब आपने लिमिटेशन लगा दी क्वांटिटी पे कि आप इतना ही सामान इंडिया में निर्यात करोगे, एक्सपोर्ट करोगे, ठीक है। तो ये जो आपने क्वांटिटी पे रिस्ट्रिक्शन लगाई है इसको हम बोलते हैं कोटा। तो ये भी तो एक तरीके का बैरियर ही हुआ। तो दूसरा स्टेटमेंट भी राइट है। तीसरा क्या होता है कि सपोज करो आपकी जो रसना है ना, आपने रसना, आपको लगा कि भैया मैं कोका कोला को नहीं छेड़ सकता, कोका कोला जो है वो 10 रुपए में अपना कोक बेचेगा, तो आपने रसना को सब्सिडी दे दी। आपने बोला कि भैया हम तुम्हें 2 रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं, तो आपका जो रसना है वो अब 8 रुपए की मार्केट में आप बेच सकते हो। तो इससे क्या होगा, मार्केट में रसना को फायदा मिलेगा और कोका कोला को थोड़ा नुकसान होगा। तो तीनों ही तरीके होते हैं जिससे क्या होता है, आप व्यापार में अवरोध पैदा कर सकते हो और इससे आप क्या कर सकते हो, अपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को प्रोटेक्ट भी कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, यानी ऑल ऑफ दी अबव। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो आपसे बोल रहा है कि जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो ये जो व्यापार के अवरोध होते हैं इनको यूज करती है ताकि वो जो ये फॉरेन ट्रेड है, ठीक है, उसको थोड़ा सा घटा सके, उसको या रेगुलेट कर सके, उसको विनियमित कर सके। बिल्कुल सही है, क्योंकि इसी तरीके से आप देखोगे आप आयात निर्यात पे थोड़ा सा कंट्रोल रख पाओगे। तो पहला स्टेटमेंट तो राइट है। दूसरा क्या बोल रहा है कि भैया इंडिया ने कभी भी ये बैरियर्स यूज नहीं करे आजादी के बाद। ये तो गलत है। मैंने आपको अभी बताया कि जब हम आजाद हुए, जब पूरा विश्व 2 भागों में बटा था, तो इंडिया ने इन बैरियर्स का सबसे ज्यादा यूज करा ताकि हम अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर सके और इन दोनों ब्लॉक से थोड़ा सा बच के रह सके। तो ये स्टेटमेंट है वो पूरी तरीके से रॉन्ग हो गया और आपका आंसर हो जाएगा ए ओनली, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपसे बात कर रहा है कि इंडिया ने, अगर हम बोल रहे हैं, देखो ये स्टेटमेंट तो वैसे ही रॉन्ग था, तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इंडिया ने आजादी के बाद ये जो ट्रेड बैरियर्स लगाए थे, ठीक है, ये जो व्यापार में अवरोध बनाए थे, तो ये आप देखोगे किस कारण से बनाए थे कि भैया हम ब्रिटिश सरकार को दंडित करना चाहते थे। क्यों? क्या आजादी के बाद भी सिर्फ ब्रिटिश से ही खरीदते? तो ऐसा थोड़ी है। तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग है। फिर सेकेंड ये बोल रहा है कि हम जो वेस्टर्न कल्चर है उसका जो प्रभाव है, सांस्कृतिक प्रभाव है, वो भारत पे रोकना चाहते थे। क्यों भाई? मतलब ऐसा थोड़ी है। आप ट्रेड बैरियर्स इसलिए थोड़ी लगाओगे। आप ये सोचोगे कि अगर मैं स्कर्ट्स आने नहीं दूंगा वेस्टर्न मार्केट से, तो क्या इंडिया में स्कर्ट का कल्चर नहीं आएगा? तो यहाँ के लोग नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं? तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। थर्ड है आपका कि आप भारत के जो उत्पादक थे उनकी आप देखोगे रक्षा करना चाहते थे, आप प्रोटेक्ट करना चाहते थे इंडियन प्रोड्यूसर्स को, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट राइट है, क्योंकि मैं इतनी देर से यही चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ कि भैया आपका अंत में क्या है, आपको जो अपने लोकल प्रोड्यूसर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना है। तो आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। फिर आप देखोगे आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि भैया कौन सा चीज जो है वो उदारीकरण को परफेक्टली डिस्क्राइब करता है। लिबरलाइजेशन को आप देखोगे परफेक्टली डिस्क्राइब करता है। तो ये पहला क्या है, उदारीकरण का मतलब क्या होता था? याद है मैंने आपको बताया था कि जब आप हर तरीके का जो सरकारी एक तरीके से रिस्ट्रिक्शन था, जो बाधाएं थी, जो बैरियर्स थे, जो आप पे रेगुलेशंस लगा रखे थे, आप उनको हटाते हो, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को कम दामों पे लोन बांट रहे हो या फार्मर्स को फ्री में आप देखोगे उर्वरक दे रहे हो, नहीं। इसका मतलब सिर्फ इस चीज से है कि आप व्यापार में जो बाधाएं हैं जब उनको हटा रहे हो, ठीक है, ताकि अगर अंबानी जी है, कल वो अगर फैक्ट्री डालते हैं तो उनको बार बार जाके सरकार से परमिशन ना लेनी पड़े कि भैया मैं यहाँ पे ये फैक्ट्री डालूंगा, इसमें उत्पादन होगा इतना, कल अगर मुझे एक्सपेंशन करना है तो वापस उनको परमिशन लगे। तो ये सब चीजों की स्वतंत्रता होनी चाहिए ताकि एक प्राइवेट कंपनी अपने तरीके से ऑपरेट कर सके। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो ये बोल रहा है कि भैया आपने ये जो इंटरनेशनल ट्रेड का, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाला जो व्यापार है, इसको जो आपने लिबरलाइजेशन किया है, उसका जो आपने उदारीकरण किया है, उसका क्या मुख्य उद्देश्य था? मतलब कौन सी संगठन है कि जिसका मुख्य उद्देश्य यही है कि उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ये व्यापार हो रहा है उसका उदारीकरण करना है। उसको चाहिए कि भैया मार्केट जो है वो खुले और देश आपस में, कंपनीज आपस में व्यापार करें।
तो कौन था? इसका नाम भी से समझ में आना चाहिए, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन, जिसमें 160 से ज्यादा देश हैं। एक्चुअली ये आपका होमवर्क है। देखो यहाँ पे ना तीन चार ऑर्गेनाइजेशंस के नाम लिखे हैं। अंक्टाड यूएनडीपी को अभी के लिए छोड़ दो, लेकिन ये जो 3 संगठन लिखे हैं, एक है आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, एक है आपका WTO विश्व व्यापार संगठन, और तीसरा है आपका अंक्टाड। इन तीनों पे आप 4-4 पॉइंट्स लिखो, जैसे इनका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, ये कब एस्टैब्लिश हुए थे, क्या इंडिया इसका कौन सा मेंबर है, कि भाई हमने फाउंडिंग मेंबर है, परमानेंट मेंबर है, टेम्पररी मेंबर है, क्या है, और इस ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य क्या है। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे, तभी आपका आप देखोगे संगठनों पे भी एकदम से पूरा पुख्ता मटेरियल हो जाएगा। ठीक है, वैसे इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। ओके, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपसे बात करता है SEZ के बारे में। ठीक है, जो आपसे मैंने बताया था ना, किसके बारे में बात कर रहा है? SEZ के बारे में। ठीक है, वो ये बोल रहा है कि ये जो SEZs होते हैं ये क्या होते हैं। ठीक है, देखो मैंने आपको बताया था ना, एक ऐसे क्षेत्र जहां पे आपको विश्व क्लास फैसिलिटीज दी जाती है ताकि आप अच्छे से उत्पादन कर सको, वो उत्पादन जो हो रहा है उससे बनने वाले सामान को बाहर एक्सपोर्ट कर सको, उसका निर्यात कर सको, और बाहर से जो निवेश आता है, फॉरेन निवेश जो आ रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो आ रहा है, उसको बेसिकली अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सको। और ऐसा क्यों करेगी भाई कोई कंपनी? अंबानी जी जो है वो क्यों अपनी प्रेजेंट लोकेशन छोड़ के यहाँ पे जाएंगे? क्योंकि यहाँ पे जाने के बाद उनको सरकार देती है कर में छूट, यहाँ पे जाने के बाद सरकार जो है उनको देती है कुछ फायदे। तो अभी देखो स्टेटमेंट पढ़ो। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि SEZ में ये आप देखोगे बहुत ही विश्व स्तरीय सुविधाएं दी जाती है, ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा बोल रहा है कि जो कंपनी है वो SEZ में इसलिए जाती है ताकि उनको टैक्सेस पे ही ना करने पड़े। स्टेटमेंट देखो, कम पे करने में, ठीक है, और पे ना करने में फर्क होता है। पे ना करना कब तक? 5 साल तक, 10 साल तक, जिंदगी भर तक। तो चूंकि यहाँ पे लिमिट नहीं लगी है तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। अगर ये लिखते कि इनको छूट मिलती है या 5 साल तक आप देखोगे इनको टैक्सेस नहीं पे करने पड़ते तो सही रहता। ठीक है, लेकिन ये स्टेटमेंट ऐसे कहना कि बिल्कुल ही उनको टैक्सेस पे नहीं करने पड़ते, भाई एक तरह के कर में छूट मिलती है, सारी तरह के कर में छूट नहीं मिलती है, तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है ये, क्योंकि ऐसे ही स्टेटमेंट में आप कंफ्यूज हो गए, आपको लगेगा बिल्कुल सही है, मैम ने बोला था कि कर नहीं देना पड़ता तो ये मतलब सही स्टेटमेंट है। गलत। आपको मैंने ये भी तो बोला था कि 5 साल तक कर नहीं देना पड़ता और एक स्पेसिफिक टाइप का कर नहीं देना पड़ता, पर ऐसा थोड़ी कि सारे टाइप के कर आपके माफ कर दिए जाएंगे, फिर सरकार क्या कमाएगी है। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, ओनली वन इज करेक्ट। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट स्टेटमेंट जो आपसे बात करता है प्रोटेक्शनिज्म के बारे में, यानी संरक्षणवाद के बारे में। तो संरक्षणवाद क्या होता है, ठीक है, किसका होता है, क्यों किया जाता है, किसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं हम? हमारे कंट्री में रहने वाले पुराने आदिवासियों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो पुराने लोग हैं उनको, या फिर हम टैक्स पेयर्स जो होता है, जो करदाता होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर हम जो घरेलू उत्पादक हैं, ठीक है, अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स है, लोकल प्रोड्यूसर्स है, उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑफकोर्स, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं व्यापार की, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ट्रेड की, ठीक है, तो ऑब्वियसली किसको प्रोटेक्ट करोगे? डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे बात कर रहा है कि भैया ग्लोबलाइजेशन से किसको फायदा नहीं हुआ। इसको करोगे अंडरलाइन, इसको मार्क करोगे गोला। ये आपसे क्या पूछ रहा है? किसको फायदा नहीं हुआ है। ठीक है, अब आप खुद सोचो किसको फायदा नहीं हुआ है। मैंने आपको बोला था ना कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें नहीं, थोड़ी बहुत बुरी चीजें भी हुई थी। भाई क्यों? BPO इंडस्ट्री में कौन काम कर सकता है? जो एजुकेटेड है, एटलीस्ट जिसको इंग्लिश बोलनी आती है। ठीक है, वैसे ही ये जो बड़ी बड़ी मेटा जैसी, इंस्टाग्राम, गूगल जैसी कंपनियां हैं, आपको लगता है कि हमारे जो रोज की धाड़ी वाला कंस्ट्रक्शन लेबर है वो वहाँ पे काम कर सकता है? नहीं, यहाँ पे पढ़े लिखे, बहुत ही एजुकेटेड, बहुत ही स्किल्ड, जो कुशल लोग होते हैं वही काम कर पाते हैं। ठीक है, ये जो फैक्ट्रीज डाल रहे हैं, MNCs डाल रहे हैं, कौन डालता है? आप और मैं नहीं, अंबानी जी और अडानी जी। तो इसका मतलब जो एजुकेटेड, कुशल, जो रिच लोग हैं, जो अमीर व्यक्ति हैं, उनको तो वैश्वीकरण से फायदा हुआ ही है। आपने कोविड के दौरान क्या देखा कि ऐसे ही लोगों की आप देखोगे जो वेल्थ थी, जो इनकम थी, वो बढ़ती चली गई, लेकिन बाकी लोग आप देखोगे उल्टा उनकी गरीबी बढ़ी। क्यों? उनके हेल्थ के खर्चे बढ़े, उनका व्यापार बंद हो गया, उनकी रोज की जो धाड़ी मिलती थी वो खत्म हो गई। तो हमेशा आप देखना कि जो गरीब और अशिक्षित जो लोग होते हैं, जिनके पास कुशलता भी नहीं होती है, वो आप देखोगे कभी भी ग्लोबलाइजेशन जैसी चीजों से ज्यादा लाभ नहीं उठा पाते, क्योंकि उनके पास स्किल्स ही नहीं है, उनके पास रिसोर्सेज ही नहीं है कि वो ग्लोबलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सके। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था आज का,
और हमने इसके साथ चैप्टर 4 जो है वो पूरी तरीके से कवर कर लिया है। आपको कुछ होमवर्क दिए, मैंने बहुत टाइम बाद एक्चुअली आपको होमवर्क दिया है, तो वो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। हम फिर से मिलेंगे चैप्टर 5 में, और कोई भी डाउट है तो उसको कमेंट्स में ज़रूर लिख देना, ठीक है। तो फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।